जितने भी लोग मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से पढ़कर आए और वो कनाडा गए या यूएस गए या ऑस्ट्रेलिया गए, तो शुरू में उनको शायद 1-2 साल मुश्किलात हो, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है और आपके बेसिक्स अच्छी होती हैं तो आप अपने सही मकाम पे पहुँच जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आप गोरे हैं या काले हैं, देसी हैं या अमेरिकन हैं। उनको तो अपने काम से मतलब है, जो उनका काम अच्छा करता है उसको वो तरक्की देते हैं, उसको वो जॉब देते हैं। तो जो मेहनत करता जाता है वो आगे जाता रहता है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बढ़ानी है तो आपको चाइनीज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना होगा। जिस तरह की मशीनरी, जिस तरह की टेक्सटाइल, जिन तरीकों पे, जिन मशीनरी पे मोस्ट एडवांस तरीका है जो चाइना का है। ना तो हमारे माँ बाप ने हमें शादी करने का फैसला देना है, यानी कि आपका जो सबसे बड़ा जिंदगी का राइट है वो आपसे ले लिया, ऊपर से शादी का खर्चा माँ बाप ने करना है। हमें शर्म ही नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ई कॉमर्स वाला और इस एजेंडे के साथ कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया के अंदर सेल करनी है। दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड है और आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज शुरू कर सकते हो। आज की जो ये गपशप है, ये जो पॉडकास्ट है, बड़ी स्पेशल है। हम एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलने जा रहे हैं जो ख्वाब नहीं देखता, जो अमल करता है, जिसने ऑलमोस्ट $1 बिलियन जो है हर साल बनाया है। हमने IMF से मांगा है और वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन हर साल बनाते हैं। जी जनाब, ये है जबरान नियाज। और मैं ये समझता हूँ जो जबरान नियाज हैं, शायद ये धीरू भाई अंबानी बन जाए पाकिस्तान के, जो सर के ऊपर कपड़े टांग के लाद के गली गली में बेचता था, फिर उसने इंडस्ट्री लगाई और फिर इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाई और आज उसकी नस्ल जो है इंडिया को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। स्टील मिल्स उनके पास है। दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज़ों का बेड़ा जो है उस फैमिली ने आज ऑर्डर किया है। तो जनाब, इस इंट्रोडक्शन के साथ, इस अहद के साथ कि कुछ मुसलमानों के अंदर भी उस्मान गनी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत पे अमल करने वाले लोग मौजूद हैं। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। सो जबरान भाई, इससे मैं स्टार्ट करूंगा कि मर तो जाना है, ठीक है, तो इतने पैसे बनाने कि क्या शौक चढ़ा आपको? मतलब ओवर बिलियन, ऑलमोस्ट $3/4 बिलियन के करीब। $750 million जो हम लोगों को 3 साल IMF से अल्लाह का वास्ता हमें $1 बिलियन दे दो प्लीज। 25 करोड़ लोग मिलके $1 बिलियन मांगते रहे IMF से, और जबरान नियाज अकेला, हाँ अकेला तो नहीं कह सकते, मैं, मेरा भाई और हमारी कंपनी बिल्कुल ऑलमोस्ट $1 बिलियन बना रहा है। ये सफर कैसे स्टार्ट किया? सफ़र जैसे सब स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट किया और कभी इस तरह नहीं सोचा कि यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये है कि एक छोटी सी जॉब थी और वो बेहतर होती चली गई। एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बढ़ता चला गया और आज हम यहाँ पे हैं। ये बड़ी, देखें, आजिज़ी और इनकसारी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। हर कामयाब शख्स को आजिज़ी और इनकसारी का जो है वो पैकर होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी बहैसियत कौम हमें आजिज़ी, ज़रूरत से ज़्यादा आजिज़ी और इनकसारी ले बैठी है। मतलब इकबाल फरमाते हैं कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। जबरान भाई बताएं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं उधर 20,000 की नौकरी उन्हें नहीं मिल रही पाकिस्तान में, आपने बैंक ऑफ अमेरिका का इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया, वो कैसे? नहीं, बैंक ऑफ अमेरिका के ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर में मैं सपोर्ट करता था, कुछ मैंने कोडिंग भी की। ज़ाहिर है उनका सॉफ्टवेयर उनके ज़्यादातर लोगों ने लिखा। लेकिन एक जितने भी लोग मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से पढ़कर आए और वो कनाडा गए या यूएस गए या किसी भी ऑस्ट्रेलिया गए, तो शुरू में उनको शायद 1-2 साल मुश्किलात हो, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लीडिंग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है और आपके बेसिक्स अच्छी होती हैं तो आप अपने सही मकाम पे पहुंच जाते हैं। आप अपने सही मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये मुकाम अक्सर लोगों को अमेरिका में ही क्यों नसीब होता है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज एंटरप्राइजेज़ हैं, यहाँ पे बिज़नेस है, यहाँ पे लार्ज कॉरपोरेट्स हैं
और यहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक अनबायस्ड और मेरिट का सिस्टम है कि अगर आप में काबिलियत है, अगर आप मेहनत करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आप गोरे हैं या काले हैं, देसी हैं या अमेरिकन हैं। उनको तो अपने काम से मतलब है, जो उनका काम अच्छा करता है उसको वो तरक्की देते हैं, उसको वो जॉब देते हैं। तो जो मेहनत करता जाता है वो आगे जाता रहता है। तो जो काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अमीर को गरीब पे, गरीब को अमीर पे, अरब को अजम पे, अजम को अरब पे, तो आपका ये कहना है कि ये असूल इन्होंने अपना रखे हैं? बिल्कुल अपना रखे हैं। तो आपको पाकिस्तान में ये असूल नज़र नहीं आता? पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ जब हम कंपनीज रन करते हैं तो भांजे को लगा लो, भतीजे को लगा लो, दोस्त के बेटे को लगा लो, अंकल को लगा लो। तो पहले तो हम अपनी कंपनीज में पहले आधे अपने रिश्तेदार भरते हैं और फिर वहाँ पे हमें अगर कोई मैं कहता है कि जी मैं बड़ा मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, हम उसको जॉब दे देते हैं। हम जब तक मेरिट पे काम नहीं करेंगे तो ना तो हम लार्ज एंटरप्राइजेस बना सकते हैं, ना हम कॉर्पोरेट्स बना सकते हैं, ना हम बड़ी एंटरप्राइज बना सकते हैं। हमें अपना दिल बड़ा सख्त करके और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी अगर कॉर्पोरेट्स को रन करें तो हम भी एक बड़ी कॉर्पोरेट्स बना सकते हैं, लेकिन हमें वही प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे कि जो हम एक फेयर मैकेनिज्म के थ्रू चला सकें। यानी आप चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में जो हमारे ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन ना करें, उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी दें। और वैसे भी अगर एक आपके कंपनी में कोई काम करता है, अगर वो छुट्टी मांगता है तो आप उसको मेरिट पे मना कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आप आज छुट्टी ना करो, मेरे काम का हर्ज होगा। लेकिन अगर आपका वो मामू का लड़का होगा तो आप उसको ये नहीं कह सकते। तो जब आप अपने बिजनेस में ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जब आप अपनी रिश्तेदारियां निभाते हैं तो फिर आप रिश्तेदारियां ही निभाते हैं, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, रिश्तेदारियां निभाते हैं। तो अच्छा, मेरा मेरा एक जो है, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को फौजियों ने तबाह किया, कोई बोलता है सियासतदानों ने तबाह किया, कोई बोलता है जी ब्यूरोक्रेट्स ने तबाह किया। मेरा मानना है कि पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तबाह किया। हर महीने जो एक भाई यहाँ पे है और एक भाई जो पीछे 7 भाई बैठे हैं उनको हर महीने पैसे भेज रहा है, उनको भी भेज रहा है, उनके बच्चों को भी खिला रहा है, और वो वहाँ पर पैराडो के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर सड़कों पर यूँ जा रहे हैं। और कोई मतलब मुझे अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, अपने ऑफिस में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। तो आपका क्या ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेवार हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपका ख्याल नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के पास अगर कोई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो उसके ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ठीक है, क्योंकि वो ना सिर्फ ऐसे ऐसे काबिल लोग मौजूद हैं कि जो हम हमेशा इंडिया की बात करते हैं कि जी फलाना CEO जो है वो फलाना है, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तानियों की लिस्ट ही नहीं बनाते। मैं जानता हूं कि होम डिपो का जो CIO है या टॉप उसका IT का बंदा है वो पाकिस्तानी। होम डिपो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है। इसी तरह दर्जनों बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे अगर आपका CEO नहीं है तो CTO है, CIO है, यानी कि CEO के बाद जो सेकंड बिगेस्ट जो बंदा है, UK का मेयर रह चुके हैं पाकिस्तानी। अगर आप पाकिस्तानियों को ढूंढें जो इस वक्त हैं और जिन जिन पोजीशंस पे हैं, तो अगर हमारी इंडिया से 7 गुना आबादी कम है उसके रेशो से निकालें तो हम बहुत पीछे नहीं हैं। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जो क्वालिटी प्रोड्यूस करना शुरू की वो मेरा ख्याल है 10 साल पहले हमने शुरू की, और वो लोग या 15 साल पहले शुरू की। मुशर्रफ के टाइम में जब हमने यूनिवर्सिटीज़ में IT ग्रेजुएट्स को बढ़ाया, उनकी तादाद को 4-5 गुना किया, अब वो लोग जब दूसरे मुल्क आए और अब जब उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उनमें से बहुत सारे लोग लार्ज एंटरप्राइज के, अगर अब अगले आने वाले 5 सालों में हम देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे लोग जैसे CEO लेवल तक पहुँचे हैं, तो उनको आपको क्योंकि मैं एक बड़े पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिलता हूँ, तो वो CEO तो नहीं मिलते, लेकिन CEO के जो सेकंड होते हैं या थर्ड होते हैं वहाँ पे अब आपको पाकिस्तानी नज़र आने लग गए हैं काफ़ी। और आप अगले 5 साल में देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन, एक बड़े नंबर्स जो हैं वो लार्ज कंपनीज में अहम पोजीशंस पे आने वाले दिनों में नज़र आएंगे, और जो एक बड़ी बात होगी पाकिस्तान। अच्छा, मुझे मेरा ये वैसे मानना है कि पाकिस्तानी जो है वन ऑफ द स्मार्टेस्ट नेशन ऑन अर्थ है। ठीक है, मेरा ये मानना है। वैसे मैं 100% डिसएग्री करता हूँ वैसे भाई, 100% डिसएग्री करता हूँ। तो फिर हम लोग किस तरह से छोटी सी नंबर के साथ हम लोग इस दुनिया की टॉप कॉर्पोरेशंस के अंदर आप कह रहे हैं कि जी हम आने वाले हैं? देखिए, वो हम बहुत कम तादाद में अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारी 220 मिलियन की आबादी है और उसमें से हम कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं।
उस 50,000 ग्रेजुएट्स में से जो ऐसे होते हैं कि जो जो समझ लें कि जो बहुत अच्छे एम्प्लॉयबल हों, जिनका आगे अच्छा फ्यूचर हो, वो 20 से 25,000 हैं। ठीक है। उन 20-25 हज़ार में से 80% लोग जो हैं वो कनाडा, यूके, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दुबई, इनकी इमिग्रेशन करते हैं और वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लेकिन इनका जो एजुकेशन है वो कमज़ोर नहीं है, ये इनकी कुछ फंडामेंटल वीकनेसेस हैं जो उनमें होती हैं, लेकिन टेक्निकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो काफ़ी करीब होते हैं जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तो जब उनको कनाडा में, यूएसए में, यूके में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में 5-10 साल काम करने को मिलता है, तो वो अपनी उन कमियों को भी अबूर कर जाते हैं और फिर वो उस मकाम पे आ जाते हैं। और फिर उनमें एक भूख होती है, क्योंकि उन्होंने परेशानी देखी होती है, तकलीफ देखी होती है, अपनी मुसीबतें देखी होती हैं, उनमें एक पैशन होता है कि मैंने आगे निकलना है। वो जो उनकी ज़िंदगी की कमियां होती हैं वो उनको मदद देती हैं आगे निकलने में, वो अपने कोलीग से ज़्यादा मेहनत करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो आने वाले तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम हमारे जो इस तरह के ये जो 15 से 20 हज़ार लोग जो दुनिया भर में जा रहे हैं, ये अब आपको आगे जाने वाले सालों में ज़्यादा नज़र आएंगे, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नज़र आएगा। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप उन जो फंडामेंटल इश्यूज हैं कुछ जो हमें मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में आके सीखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं जिनको हमारे बच्चों को, ग्रेजुएट्स को, यंगस्टर्स को, फ्रीलांसर्स को मद्देनजर रखना है? अच्छा, प्रॉब्लम जो है ना, हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि जब बहुत देर हो जाती है, हम कहते हैं कि हमारा ये ग्रेजुएट है, इसको जॉब नहीं मिल रही, इसका कुछ करें। प्रॉब्लम बहुत पीछे है। प्रॉब्लम हमारी वहाँ है जब हमारा बच्चा किंडरगार्टन में था, नर्सरी में था, फर्स्ट ग्रेड में था, सेकंड ग्रेड में था, वहाँ हम प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं कि जब बहुत देर हो गई। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आप अपने घर में कोई चौकीदार ढूंढें, अनपढ़, या कोई ड्राइवर ढूंढें, आप उस पर मेहनत करें 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कहेंगे कल को ये प्रोग्रामिंग करने लग जाए, कल को ये कोई एआई का काम करना शुरू कर दिया, मैं आपको 10 साल दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉब्लम फिक्स करने का वक्त कभी और था और आप वो गुजर चुका। मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और अमेरिका में पढ़ते हैं और मैं भी पाकिस्तान में पढ़ा, और मुझे अपनी कमियों के बारे में कि मेरी कहाँ कमी थी, तो मैं मिसाल देता हूँ। जैसे किताब है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मैं जब फास्ट में गया, जो कि और मैं बड़ी लकी था कि फास्ट में पहुंच गया, मैं क्वालिफाई नहीं करता था लेकिन मैं बाय लक पहुंच गया। मैं अगर आम सरकमस्टांसेस हो तो नहीं होता, मेरे लिए लकीली ऐसे सरकमस्टांसेस मैंने कि मैं वहाँ तक पहुँच गया। मैं पीला स्कूल वगैरह उल्टी सीधी जगहों से पढ़ा हुआ था, तो मैं बिल्कुल समझ लें कि पूरी क्लास में सबसे नीचे का स्टूडेंट था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा और हमारे इंग्लिश के टीचर ने कहा कि ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड आप किताब पढ़ें, तो मैं तो 6-7वें सफ़े तक पढ़ता, तो मैं पहला दूसरा सफ़ा समझ नहीं पाता, इतने कैरेक्टर्स, इतनी मुश्किल बातें। अब मेरी बेटी ने 6ठी क्लास में टू किल अ मॉकिंग बर्ड 3 दिन में पढ़ ली और उसको 5 मिनट में याद हो गई। मैं 1 साल कोशिश करता रहा, मैंने 6-7 दफ़ा वो किताब पढ़ने की कोशिश की, मेरी कॉम्प्रीहेंशन ही काम नहीं कर सकी। तो रीज़न क्या है कि जब हमारे बच्चे पाकिस्तान में होते हैं, हम रीडिंग पे काम नहीं करते, और रीडिंग इतनी एलिमेंट्री स्किल है और इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है कि जिस पे हमारे मुल्क में ना तो लोगों को अवेयरनेस है ना पता है। पहली जमात का जो बच्चा होता है वो अपने तौर पे 15 से 20 किताबें पढ़ता है, दूसरी जमात का बच्चा 30-40 किताब पढ़ता है। जब बच्चा 6ठी-7वीं जमात में आता है, वो साल में अपने तौर पे 50-60 किताबें, नॉवेल्स, जो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो पढ़ चुका होता है। तो अगर मैं अपनी जैसे बेटी को किताब देता हूँ, तो वो बेटे को किताब देता हूँ, वो 3 दिन में पूरी किताब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो मुश्किल कॉन्सेप्ट, वो कैरेक्टर, जैसे अब मैं मिसाल दूं, आसान मिसाल देता हूँ, हैरी पॉटर सब समझते हैं, हैरी पॉटर की किताब है, ठीक है। मैं पाकिस्तान में 0.1% से भी कम लोग इस काबिल हैं कि वो हैरी पॉटर की किताब या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी किताब को पढ़ें और समझ सकें, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कॉलेज के बच्चे पकड़ लें, आप उनसे कि मैं आपको हैरी पॉटर की किताब देता हूँ, आपको उसकी पल्ले पढ़ रही है, समझ आ रही है? वो कहेंगे नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हमारा शुरू से ही कॉम्प्रीहेंशन लेवल है। फिर जब हम मुश्किल चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि दिमाग इस तरह काम करता है कि रीडिंग से आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल बढ़ता है कि आप एक चीज़ पढ़ें और आपके दिमाग उसको एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन वो एबिलिटी हमने बिल्ड ही नहीं की। हमने साइंस और मैथ्स पे तो थोड़ा सा काम किया, उससे हमें हेल्प मिलती है, लेकिन खाली वो काफ़ी नहीं है। तो हमारी जो बुक रीडिंग है, अगर हम उसको बढ़ा लें हमारे स्कूल के टाइम पे, तो वहाँ से हमें मदद मिल सकती है। दूसरा ये कि तो सबसे ज़्यादा तो हमें ये रीडिंग को 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा जो हमारे 1st to 10th ग्रेड का स्टूडेंट है, ताकि वो 10, 11वीं, 12वीं तक पढ़े। तो वो, क्योंकि आजकल तो आप कहते हैं ना यूट्यूब और गूगल पे सीख लें,
वो यूट्यूब और गूगल पे कैसे सीखेंगे जब आपका कॉम्प्रिहेंशन ही काम नहीं कर रहा, आपको पढ़ के बात समझ ही नहीं आ रही। आप कह रहे हैं ना कि जी मेरे बच्चा बड़ा नालायक है, वो नालायक एक दिन में नहीं हुआ, वो 10 साल पहले आपने गलती की, जो आज वो नालायक हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा, आज वो फेल हो रहा है। अब आप उस पर कुछ भी मेहनत कर लें, वो आपको वो सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत मेहनत करनी है। दूसरा ये है कि हम 10वीं क्लास के बाद 2 साल हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में लोग जाते नहीं हैं, वहाँ पढ़ते नहीं हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो यूएसए में सिस्टम है 12वीं तक एजुकेशन फ्री है और एक अच्छा सिस्टम है। तो हम अगर सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टाइल में, या जो आम होता है कि भाई ऐसा नहीं कि फाइनल एग्ज़ाम के नंबर हैं, 12वीं क्लास तक स्कूलों को अपग्रेड करें और वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लोगों का वो तसलसल कायम रखें। उसके बाद जब बच्चा कॉलेज जाता है तो यहाँ पे क्या निज़ाम है कि 12वीं तक तो फ्री एजुकेशन है, उसके बाद कहते हैं अब आप नौकरी करो, भले आप 4 साल का कॉलेज 5 से 6 साल में करो, भले जैसे चाहे करो, लेकिन हुकूमत आपको कर्जा देती है आपकी काबिलियत के ऊपर। आपको $1-1 लाख, $2-2 लाख डॉलर का कर्जा मिलता है ट्यूशन पे करने के लिए। इसका मतलब ये कि आप टीचर्स को फीस ज़्यादा दे सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कॉलेज की एजुकेशन है उसके लिए लोन मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप काबिल हैं तो 2 साल में वो कर्जा उतार देंगे। तो ये जो पूरी जर्नी है, इसका फ़र्क है। अच्छा, आपकी सारी जर्नी सुनने के बाद जो मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि ये तो पाकिस्तान में होने से रहा, क्योंकि ये काम सारे हुकूमत भी करने वाले हैं, ठीक है जबरान भाई, ये होना कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होनी। नहीं देखें, तो मैं मुझे आप कुछ यूट्यूब वाला, हमें कोई रेहान भाई वाला यूट्यूब वाला कोई रास्ता दिखाएं, कि मूवीज़ देखने वाला, कोई कहीं किसी ऐसे तरीके से सीखने वाला जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। हमारी बस हो गई है गवर्नमेंट से। देखिए, मैं पहले खुद भी समझता था कि हुकूमत कुछ नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप बात करते रहें ना तो उसका असर होता है। मैं काफ़ी मिनिस्टर से और काफ़ी लोगों को बोलता रहा कि भाई हमारे पास $500 बिलियन की माइंस हैं, ठीक है, और हमारा कर्जा 100 बिलियन है। अगर हम आज माइन से पैसा निकालना शुरू कर दें, हर साल का 500 बिलियन है, 2 साल में हमने कर्जा पे कर देना है सारा, तो हम क्यों नहीं निकालते अपनी माइंस? अगर हमारे पास तेल नहीं है तो वहाँ पर माइंस तो है ना, आयरन ओर की माइंस हैं, एल्यूमिनियम की माइंस हैं, कॉपर की माइंस हैं, गोल्ड की माइंस हैं, हम क्यों नहीं निकालते? और हमें किसी की ज़रूरत क्या है? मेरे पास अभी भी कॉपर के कॉइन्स हैं जो 2000 साल पुराने हैं, ठीक है, मार्केट में मिल जाते हैं। तो क्या उस वक्त लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ज़मीन को खोद के उसमें से माइनिंग करके कॉपर निकाल सकते थे? तो आज हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि हम कॉपर की माइनिंग नहीं कर सकते। हमें कोई गोरे चाहिए, ऑस्ट्रेलियन चाहिए, हम अपने आप को इतना बेकार क्यों समझते हैं? ठीक है, तो हम सारी माइनिंग कर सकते हैं, उसमें से हम निकाल सकते हैं, चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि हमें अपने पास जो चीज़ें हैं हम, और उस पर बात करता हूँ तो हुकूमत अभी ले आई माइनिंग की पॉलिसी। हुकूमत अभी जो नई हुकूमत आई, अब उस पर आपने इतना शोर मचाया, एक बंदे से बात की, दूसरे से की, तीसरे की, किसी ना किसी, और हो सकता है मेरे अलावा भी लोग बात कर रहे हो, लेकिन हुकूमत। फिर दूसरी चीज़ थी एग्रीकल्चर, कि हमारे पास पानी समंदर में गिर रहा है, बहुत सारी जगहों पे बेशुमार एम्प्टी लैंड है और वहाँ पे पानी अवेलेबल है, लेकिन हम काश्तकारी नहीं कर रहे, ठीक है, और वहाँ से हम 10 बिलियन 20 बिलियन की या तो ट्रेड, हम अपनी जो पैदावार बढ़ा के अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाई आप अगर वो किसी को मुफ्त में भी दे दें और वो वहाँ पे गंदम मंगाए या उस पर आपको शुगर करे या फिर उस पर वो कॉटन करे, तो वो तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट या तो इंपोर्ट कम करेगी या एक्सपोर्ट बढ़ाएगी। तो दोनों सूरतों में आपका जो, अगर आपको 100 बिलियन के लोन पे $5 बिलियन इंटरेस्ट देना है, तो वो तो आपका 10-20 बिलियन वो आपका एग्रीकल्चर पूरा कर सकता है, 50 बिलियन माइनिंग पूरी कर सकती है। सिर्फ अब इन्हीं दोनों चीज़ों पे गवर्नमेंट लेकर आई, ठीक है। मैं इसका वो उन्होंने खुद सोचा होगा, लेकिन बात करते रहे, जैसे आप बात कर रहे हैं, आपको लोग सुनते हैं, मैं लोगों से। ई कॉमर्स के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स के ऊपर समिट कर डाले, खान साहब ने डायरेक्टली उसके अंदर खिताब किया। तो ये देखिए, मैं ही समझता हूँ कि आवाज़ सुनी जाती है, इसका असर होता है। मुझे पिछले 30 दिनों में 6.5 मिलियन मेरे सिर्फ पेज की रीच थी, तो इससे तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जबरान भाई, फिर भी बहुत से बच्चे पाकिस्तान के अंदर कहते हैं यार हमें शॉर्टकट बताओ। अच्छी बात है, शॉर्टकट स्मार्ट आदमी पूछता है, तो मैं चाहता हूँ एक बिलियनर से पूछना कि भाई मुझे वो शॉर्टकट का रास्ता बता दो, कि अच्छा यार ओके, हर अमेज़ॉन पे ना, पाकिस्तान में अमेज़ॉन बहुत सेल हुआ है, रेडी के ऊपर भी लगा हुआ है कि 500 रुपये के अंदर अमेज़ॉन सीखे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हम लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तान में जो मुझे ई कॉमर्स का इकोसिस्टम नज़र आ रहा है आज, सीखने से लेके सेल करने तक, मुझे दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आता। आप इससे एग्री करते हैं?
पाकिस्तान में एक बड़ी वर्कफोर्स है जो वर्चुअल असिस्टेंट्स की शक्ल में मौजूद है और जो एक दुनिया की बड़ी वर्कफोर्स का हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम जो मैंने आपको शुरू में बताई कि हम 50,000 बच्चा क्रिएट करते हैं, उसमें से जो 25,000 काम के उसमें से 80% ब्रेन ड्रेन हो जाता है, और वो जो बाकी 5,000 बच्चा वो हमारा मुल्क नहीं चला सकता। अगर वो 5,000 बच्चा मिसाल के तौर पे जो हमारी आईटी कंपनीज है वो ले लें, या बाकी चले उनको 5-10 हज़ार जो और एवरेज बच्चा है वो भी ले लें, तो हम उसमें से ना तो हमारी बड़ी एंटरप्राइजेस चल सकती हैं, ना लार्ज कंपनीज चल सकती हैं। तो प्रॉब्लम फंडामेंटल हमें पीछे जाके फिक्स करना पड़ेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव पीछे से करना पड़ेगा, ठीक है, और हमें वो जो 50,000 का नंबर है उसको 5 लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जाके वो हम इनफ क्रिएट करेंगे। दूसरा ये है कि आप अगर 5,000 आईटी के बच्चे क्रिएट भी कर लेंगे तो वो 5,000 के बच्चे 100 मिलियन के एक्सपोर्ट लाएंगे हर साल, नहीं, जिससे हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ सकता। या 10,000 बच्चे भी होंगे तो वो 200 मिलियन के एक्सपोर्ट ले आएंगे। इससे ज़्यादा 1 बिलियन के एक्सपोर्ट लाने के लिए 50,000 नया बच्चा चाहिए, जो हम नहीं क्रिएट कर रहे उस लेवल का। तो हम 1 बिलियन का आईटी रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरी छोटी सी कंपनी है, मैं कहता हूँ नाखून बराबर, 150 मिलियन की मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है। पाकिस्तान की 20वीं 25वीं बड़ी एक्सपोर्टर है, 3 साल पहले स्टार्ट की थी। उसका वर्किंग कैपिटल सिर्फ 5 या 10 मिलियन था, लेकिन वो 10,000 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है। 10,000 लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और उसको चला कौन रहे हैं? सिर्फ 100 स्मार्ट लोग, यानी कि ऊपर बैठे हैं 100 स्मार्ट लोग जो हायर अच्छी यूनिवर्सिटीज से, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं। उनके नीचे 300-400 एवरेज लोग हैं, यानी कि जो मीडियोकर ग्रेजुएट्स हैं, और बाकी यानी कि 100 लोग स्मार्टर हैं जो टॉप टियर की यूनिवर्सिटीज से हैं, जिनका एक्सपीरियंस है। 300-400 एवरेज लोग हैं, और नीचे 9,500 लोग हैं जो बिल्कुल लेमैन हैं, ठीक है, जो सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड हैं। तो हमने ये 22 करोड़ लोगों को जॉब्स कैसे देनी है? हमें अगर इनको जॉब्स देनी है तो इनकी जॉब्स, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग पे काम करें, अगर हम इंजीनियरिंग पे काम करें, अगर हम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करें, अगर इंडस्ट्रीज़ लगाने पे काम करें, तो हम इस पूरी मुल्क को उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईटी का असर आने में हमें 15-20 साल लगेंगे, और उसके लिए हमें पीछे से चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। सर में खुजली होना शुरू हो गई है कि पिछले 4 सालों की बात की आपने, राइट? 4 सालों की फिगर्स की बात आप कर रहे हो। 4 सालों के अंदर इस मुल्क का हर सनतकार रो रहा है कि मारे गए, लुटे गए, कोई नहीं, काम नहीं करने को देता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, लोग ईमानदार नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि 4 सालों में आपने सिर्फ 5 मिलियन कैपिटल के साथ 5-10 मिलियन इस तरह, 5 मिलियन मतलब या इससे भी कम से स्टार्ट किया होगा आपने, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया उसमें, ठीक है। तो इतने कम से स्टार्ट करने के बाद पाकिस्तान की टॉप 20 बड़े एक्सपोर्टर्स के अंदर जबरान नियाज साहब, ये सफ़र कैसे पॉसिबल है? देखें, हम लोग जो है मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में हर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, उसको कहते हैं पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है कि बिज़नेस नहीं हो सकता। अब मेरी 150 मिलियन की एक्सपोर्ट में $5 मिलियन जो है वो बिजली की कॉस्ट है आज के रेट के हिसाब से, जो बिजली बढ़ने के बाद, जो कि टोटल रेवेन्यू का 3% बनता है। अगर बिजली सस्ती भी कर देंगे तो मुझे आधा % और बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी बिजनेस जाहिर है वो 7 या 8% प्रॉफिट के बगैर तो वाइबल ही नहीं है, वरना तो मैं बेवकूफ़ हूँगा वो बिजनेस कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरा पहले 7% बिजनेस था, बिजली महंगी करके 6.5% रह गया, ठीक है, यही हो सकता है ना मैक्सिमम। लेकिन टीवी पे सुने तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री तो हमारी बिजली महंगी होने के बाद ख़त्म हो गई, सब क्रैश हो गया, सारा ख़त्म हो गया, सब तबाह हो गया। तो हम लोग जो है हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और असल प्रॉब्लम्स कहीं और हैं। अच्छा, वो क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारी जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। हम जैसे मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री को स्टीम जनरेट करनी है अपनी डाइंग या प्रोसेसिंग चलाने के लिए, तो वो हमारी जो पूरा प्रोसेस लगा है वो इनएफिशिएंट है। उसमें 30% स्टीम और हॉट वाटर ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट वैसे 30-40% चाइनीज़। फिर हम जो डाइज और केमिकल लेते हैं, हमें वो यूरोपियन कंपनियाँ वर्ड को आप ज़रा मज़ीद आसानी से समझाएं कि भाई वही मशीनरी है जो पूरे पाकिस्तान में लगी हुई है, तो आपके पास कोई दूसरी मशीनरी लगी है या उसको चलाने वाले लोगों का दिमाग बेहतर किया आपने? देखिए, मशीनरी का भी फ़र्क है। हमारे यहाँ जो है वो जो एजेंट्स हैं वो आपको यूरोपियन मशीनरी बेचेंगे, वो कहेंगे कि जी आप जो है ना वो $60,000 वाली लूम ले लें। अच्छा। जबकि वही आपको चाइनीज़ 10,000 की लूम भी मिल रही है डॉलर की।
उतनी प्रोडक्शन करती है, लेकिन क्योंकि उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है उन्होंने आपको यूरोपियन मशीन भेज देनी है। जब हम $60,000 की लूम एक खरीदेंगे तो हमारे मुल्क पे इतनी इंपोर्ट का लोड आ जाएगा और प्रोडक्शन वो थोड़ी सी करेगी, जॉब्स क्रिएट नहीं करेगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ही होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, खसारा ज़्यादा होगा। तो हमारे यहाँ इसी तरह हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको गलत मशीनरी बेच रहे हैं, महंगे डाइज और केमिकल बेच रहे हैं, जिसके बाद आप दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बढ़ानी है तो आपको चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा, जिस तरह की मशीनरी, जिस तरह की टेक्सटाइल, जिन तरीक़ों पे, जिन मशीनरी पे, और फिर जिस तरीके से, क्योंकि जो हर एक ही चीज़ बनाने के कई तरीके हैं, हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर हम पाकिस्तान में बनाते हैं, हमारे पास पाकिस्तान में नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने का मोस्ट एडवांस तरीका है जो चाइना का है, लेकिन पाकिस्तान का वो ज़ाहिर है मोस्ट एडवांस तरीका है। अब उसकी वजह से हम उसी कॉस्ट में बना सकते हैं जिस कॉस्ट में चाइना बनाता है, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान में आज तक नॉन स्टिक कुकवेयर किसी ने एक्सपोर्ट ही नहीं किया हमसे पहले। इसी तरह हम वेलवेट हैंगर्स बनाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो पाकिस्तान से कभी एक्सपोर्ट ही नहीं हुई, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये पाकिस्तान में महंगी पड़ेंगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी तरीकों से वो काम करना चाहते हैं। चाइना वो काम 30 साल से कर रहा है, उसने करते करते उसमें जिद्दत लाते 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 30 साल में सीखते 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 उसमें वो तरीके सीख लिए हैं कि जो हमें पता ही नहीं है। हम चाहते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं और गलत तरीके से अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, उसके प्रोसेसेस ही गलत होते हैं, तो फिर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है। फिर हम गवर्नमेंट के हाथ पर जोड़ते हैं, बिजली सस्ती करो, टैक्स कम करो, ये करो वो करो, और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो हमें पता ही नहीं होते। तो अकल की कमी होने की वजह से, बेवकूफ़ियाँ करने की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो नहीं चलती, वरना हमारी लैंड इंडिया, चाइना, बांग्लादेश से 5 गुना सस्ती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी चाइना से आधी है। लेबर कॉस्ट हमारी चाइना से 7 गुना कम है, 7 टाइम्स लेबर कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकती जब तक उसमें 25 से 30% 70 का, यानी पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि हमारे $70 पाकिस्तान के अंदर मजदूर की तनख्वाह और चाइना में 700 है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसके बावजूद भी हम लोग उन्हें कम्पीट नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप कोई भी प्रोडक्ट बनती है उसमें 25 से 30% तो लेबर की कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री की बना लें, तो अगर उनकी हमसे 7 गुना ज्यादा लेबर महंगी है तो हम तो वैसे ही 15-20% के मैंने कंपैरेटिव एज पे बैठे हुए, हम तो 2% 3% बिजली को कैसे रो रहे हैं, आधा % का फर्क। इसका मतलब तो ये है कि जो है बदगुमानी और मायूसी ज्यादा है असल इशू, असल मसाइल की बजाय। बिल्कुल, यानी आप जी पाकिस्तान का टॉप 20 बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक हैं और वो ये कह रहे हैं कि मायूसी जो है, बदगुमानी जो है, उसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे, बिजली इशू नहीं है। तो अच्छा जी, अब आपने ये कहा, मुझे जब में 1 2 और 3 स्टेप बता दें कि जो यंगस्टर्स हैं, जो करंट फैक्ट्री होल्डर्स हैं, यार वो क्या करें 1 2 और 3 इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। देखें, हर किसी का जो होता है ना, डेविल इज इन द डिटेल्स कहते हैं, तो हर किसी के मसाइल डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है जो मिसाल के तौर पे नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वही इंडस्ट्री जो है वो कोल पे या पैलेट्स पे कन्वर्ट हो सकती है। अगर कोल जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तो आप पैलेट यूज़ कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उससे जो आप स्टीम बनाते हैं या जो दूसरे काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री चलती है, उसकी कॉस्ट आधी से भी कम है, ठीक है, और उसमें इंपोर्टेड एनर्जी भी नहीं यूज़ होती। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पैलेट, उसमें मैंने वर्किंग की कि अगर हम एग्रीकल्चर वेस्ट से पैलेट्स बनाएं और उन पैलेट्स को बना के हम नेचुरल गैस की जगह हीटिंग के लिए यूज़ करें तो हम साल में $7 बिलियन की इंपोर्ट कम कर सकते हैं। ये सारा काम अगर हमने 10 साल पहले किया होता तो हमारा फॉरेन लोन ज़ीरो होता, आज मुल्क का लोन ज़ीरो होता अगर हमने 10 साल पहले किया होता। और मैं मतलब मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर इस पर तकरीबन 6 महीने से ऑलरेडी काफ़ी वर्किंग भी कर रहे हैं। हमने 2 प्लांट भी लगाए हैं जिससे हम अपनी ज़रूरत का एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ करके पैलेट्स बना रहे हैं, जिसको हम नेचुरल गैस का अल्टरनेट यूज़ करें, और हमारी 5 करोड़ का गैस का बिल कम होकर 1.5 करोड़ रह गया। ये सारी इंडस्ट्री कर सकती है, सीमेंट की इंडस्ट्री कर सकती है, हमारी ऑयल की इंडस्ट्री कर सकती है, हमारी स्टील की इंडस्ट्री कर सकती है, हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कर सकती है। और यहाँ $7 बिलियन की बात हो रही है और कॉस्ट आधी होने की बात हो रही है इंपोर्ट की, और उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीखना है कि पैलेट कैसे बनते हैं उस पर। और जो लोग नहीं जाना चाहते कोल पे, क्योंकि पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सस्ते हैं, और लोकल कोल लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता, वो भी सस्ता है। लेकिन कोल का प्रॉब्लम ये कि उसके कार्बन एमिशंस होते हैं, लेकिन पैलेट्स के नहीं होते। हमारा जो नेबर है उसकी तरक्की की हम मिसालें देते नहीं थकते हैं। इंडिया 70% प्लस अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले से बनाता है।
तो हम लोग जो है, हमने जो सिंध के अंदर दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट हमारे पास कोयला अवेलेबल है, हम लोग उससे क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहे? बस हमें देर में ख्याल आया और हमें ये बताते रहे कि हमें ये बताते रहे कि जी ये कोल बहुत लो क्लास का है, इससे बिजली आप नहीं बना सकते। तो किसी एक ऑफिसर को पैसे देने थे ना ऐसा बयान देने के लिए, जैसे किसी एक बेसिकली मैं गधा बोलूँगा जिसने पीआईए के ऑफिसर्स के बारे में गलत बयान दिया था और पूरी हमारी पीआईए बैठा दी। तो आपका क्या ख्याल है ऐसे? देखिए, लोग जानबूझ के नहीं करते, हमारे यहाँ काबिलियत की कमी है। अच्छा, हमारा आपने पूरी उनको किसी ने कान में आके बताया और उन्होंने आके असेंबली के फ्लोर पे हाँ, कर दिया। अगर किसी ने कहा कि जो थर्कोल है इससे बिजली नहीं बन सकती, तो उनको बताना चाहिए था कि भाई चाइना में तो इसी क्वालिटी के कोयले से बन रही है, इंडिया में इसी क्वालिटी के कोयले से। उसका जवाब नहीं था किसी के पास, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी। तो हम इल्म और नॉलेज से दूर होने की वजह से दुनिया से पीछे रह गए, और इल्म और नॉलेज ही हमें दुनिया के बराबर लेके जा सकता है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सो इल्म और नॉलेज जो है, ये जबरान न्याज से कहना है कि हमें दुनिया के बराबर लेके जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो जदीद तरीन इल्म का, नॉलेज का ज़रिया है वो यूट्यूब है। खैर, वैसे आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मैं तो रीडिंग के ऊपर बाद में बार बार कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग से पढ़ता है, और ये अर्ली एज से स्टार्ट होता है। हमारे बच्चे जो है वो फोन से टॉप हो गए। देखिए, मैंने एक बुक पिछले 1.5 साल पाकिस्तान में ढूंढता रहा हूँ ना। आप लोग यहाँ पर बैठे मतलब माजरत के साथ अमेज़न के ऊपर क्लिक करते हैं, बुक आपके पास होती 24 आवर्स में, राइट? हमारे पाकिस्तान में क्या ऑप्शन है? आप बुक लिखें, लोग पढ़ें। नहीं, मुझे तो लिखने की छोड़ें, जो दुनिया ऑलरेडी काम कर चुकी है ना। अब तो हर बुक ऑनलाइन अवेलेबल है ना, बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारी फ्री बुक्स अवेलेबल है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास बुक ही ढूंढें, हज़ारों फ्री बुक्स अवेलेबल है। पढ़ना तो शुरू करें। आप जो आपकी जो यूज बुक बिक्री होती है, वहाँ पे अंग्रेज़ी के बेशुमार नॉवेल्स पढ़े हुए हैं। जो देखें, बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन बढ़ती है ना, अब जैसे बच्चों को आप कहना यार ये आप रियाजी की किताब पढ़ लो, तो वो कहेगा मैंने नहीं पढ़नी। लेकिन बच्चे को इमरान सीरीज़ का नावल लो, वो फटाफट पढ़ लेगा। तो हमारे पास अगर आप जाएं तो हमारे पास उर्दू बाज़ारों में जो यूज किताबें होती हैं, वहाँ इंग्लिश में नावल ही नावल पढ़े हुए, रद्दी की तरह, वो आपको रद्दी के रेटों पे दे रहे हैं। बच्चों को दें, उनका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाना है। एक दफ़ा आपको पढ़ना और समझना आ गया, तो पहले तो वो आप नावल पढ़ना समझना सीखेंगे ना, लेकिन जब वो आपको आ जाएगा, फिर मुश्किल साइंटिफिक बातें भी आपको पढ़ना और समझना आ जाएंगी। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन, आपको अपनी जैसे कहते हैं ना कि रफ्तार बढ़ानी है पढ़ने की और समझने की। एक दफ़ा आपकी रफ्तार बढ़ गई कि आपको एक जो आम आदमी है वो 40 दिन में किताब पढ़ता है और 2-3 दफ़ा पढ़ के उसको समझ में आती है, और जो एक फास्ट रीडर है वो 3 दिन में पढ़ता है और उसको 1 दफ़ा में समझ में आ जाती है पूरी किताब। ये डिफरेंस को आपने, ये फासले को अबूर करना है। वो जैसे आपने फासला अबूर कर लो, ना स्पीड है ना रिटेंशन रेट है हमारा पढ़ने का। अच्छा, चलें, हम अब इस चीज़ को तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जनाब बुक्स पढ़ते जाएं। अभी मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा वेट जो है मैं जो कैरी कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वो बुक्स का कर शुक्र है। चलिए, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो अच्छा, जबरान भाई, मुझे ये आप ये बताओ, मेरी भी एक छोटी सी फैक्ट्री सियालकोट है, ठीक है यार, मेरे से तो वो जिन काबू नहीं आता। आपने इतने सारे जिन, यानी एक जो सुपरवाइजर वो भी जिन है, उसके नीचे जो मैनेजर, उसके ऊपर जो मैनेजर वो भी जिन है। यार, आपने ये सैकड़ों जिन कैसे काबू कर रखे हैं? नहीं, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? कोई ऐसा सिंघाते हैं मेरिट। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम डिपार्टमेंट है वो है आपका एचआर, ठीक है, और सबसे अहम काम है हायरिंग। और राइट रिसोर्स के लिए अगर आपको 500 इंटरव्यू करने पड़ते हैं ना, तो आप 500 इंटरव्यू करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एचआर को बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ टैलेंट है, लेकिन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हम एक टैलेंटेड बंदा मार्केट में अवेलेबल था, हम उस तक पहुंच ही नहीं सके। हमने उससे कम टैलेंटेड बंदे को ज़्यादा सैलरी पे या किसी डिफरेंट सैलरी पे हायर कर लिया, तो हम सही रिसोर्स तक नहीं पहुंच सके, और जो जॉब के लिए सबसे काबिल बंदा था वो हमने ढूंढने के लिए पूरी मेहनत नहीं की। तो जो मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ की और सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया, और जो मेरा ख्याल है मेरा अपना पर्सनल लेसन लर्न है, और मेरा ख्याल है 3 से 4 साल लगे मुझे उसको सीखने में, लेकिन अब सीख गया हूँ। तो मैं अब इसमें मेरा ख्याल है मेरा सबसे बड़ा स्किल है अब वो, क्योंकि मैंने मार खा के सीखा है। 10,000 लोग ज़ाहिर कंपनी में हायर हुए हैं, कई दफ़ा कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, और नतीजा इसका ये है कि आपको एक तो अपना दिल बड़ा करें सैलरी देते हुए, ठीक है।
अगर किसी बंदे ने चोरी चकारी करनी है ना, तो वो तो कहेगा जो साहब जो दे दो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि उसने तो चोरी करनी है। ठीक है, अगर आपको एक टैलेंटेड हाई क्वालिटी रिसोर्स चाहिए तो आपको उसको मार्केट से प्लस सैलरी देनी होगी। 10% 15% बढ़ के सैलरी देनी होगी, ताकि आपके जो मॉडल मैकडोनल्ड ने अपना रखा है, जो मॉडल KFC ने अपना रखा है, कि वो सैलरी जो 15-20% उनको ज़्यादा देते हैं, वो मार्केट में उनको कहीं नहीं, वो तो सैलरी बेचारे देते नहीं, वो तो आवर मिनिमम बेच देते हैं। बड़े जालिम लोग हैं वो तो हम लोग जो हैं वो जो हमें जो हमारी पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको हायर करने के लिए हम पहले बंदे से बात करते हैं, कहते हैं अच्छा चलो आ जाओ कल से। क्यों भाई, मतलब आपने मेहनत ही नहीं की, आपका दिल ही नहीं है सही बंदा हायर करने के लिए। पहले तो आप समझें कि आपकी नीड क्या है, उस काम को खुद समझें, और फिर आप इंटरव्यू करें। आपके पास नहीं है तो बाहर से इंटरव्यूअर मंगाएं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कोई ना मिले तो नहीं, हर चीज का एक्सपर्ट मौजूद है। आप ऐसे नहीं है ना, आप अमेरिका में बैठे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया है, आप एक प्रोसीजर से गुजरे हो। अब एक उस्मान चुगताई उस प्रोसीजर से गुजरा नहीं बेचारा। नहीं, आपको जाहिर है कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर बनने का आपका ड्रीम है, ठीक है, तो आप पहले दिन जाएंगे और पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर में से किसी HR को हायर कर लेंगे, उनमें से 4-5 को इंटरव्यू करके। वहां से आपकी जर्नी शुरू। आपको नहीं आता, लेकिन उसको तो आता है कि अब प्रोडक्शन का नंबर 1 बंदा कैसे लेकर आना है, अब आपको फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का नंबर बंदा। देखिए जिब्रान ने आज यहाँ पर ऐसे तो नहीं पहुंचे ना। आपने पहले कुछ ना कुछ, मेरे ख्याल से आपने बोला मैंने 16 घंटे काम किया है। उस 16 घंटे में आपने शिपिंग भी खुद ही की, डिस्पैचिंग भी खुद ही की, पैकिंग भी खुद ही की, बैंक में पूरी ईमानदारी से जॉब भी की। तो ये जो सफर है स्ट्रगल का ना, इसको मतलब जब आप बोलते हैं किसी को पैसे दे के हायर कर लें, तो लोगों के लिए ये एक एक्सक्यूज बन जाता है कि यार मेरे पास इतने पैसे कोई नहीं, मैं कहाँ से हायर करूं। नहीं, देखिए हर किसी की डिफरेंट पोजीशन है। एक बंदे की कैपेसिटी उसने जॉब करनी है तो वो जॉब करके सीखे। एक बंदे की कैपेसिटी है कि एक बंदे की जॉब करने की कैपेसिटी है, वो जॉब करने में तरक्की करता रहे, वो किसी कंपनी में CEO लग जाए, CFO लग जाए, CTO लग जाए, वहाँ पे उसको 10 लाख 20 लाख सैलरी मिल सकती है। ठीक है, अगर एक बंदे की कैपेसिटी है कि वो बिजनेस रन करना चाहता है, तो जाहिर है उसके पास पैसा है, उसकी सेविंग्स हैं, उसने एक इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इन्वेस्टमेंट करे। तो मैं तो आपको एक इन्वेस्टर का पाथ बता रहा हूँ कि अगर आपने एक लार्ज एंटरप्राइज बनानी है और उसकी सही रिसोर्सेज कहाँ से लानी है, अगर आपके पास मनी है, अगर मैं आज स्टार्ट करूँ ये बिजनेस दोबारा, मेरे पास फंडिंग हो, तो मैं क्या करूँगा, जाहिर है कि फिर मैं इस तरह से हायर करूँ। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का बुखार चढ़ा हुआ हर एक को, ई-कॉमर्स का बुखार चढ़ा हुआ हर एक को। मैं ज़िंदगी के अंदर मेरा एक रिग्रेट्स जो है ना, बहुत सारे रिग्रेट्स तो नहीं है, लेकिन एक आध रिग्रेट में से एक रिग्रेट ये भी है कि यार मुझे कम से कम 2 साल जॉब करनी चाहिए थी। मैंने जॉब कोई नहीं की ज़िंदगी में। सियालकोट ही हूँ ना, तो सियालकोट हमारे वो जीन्स के अंदर ही कुछ लोचा है ना। तो आपका क्या ख्याल है कि जो एक बच्चा है उसको पहले जॉब करनी चाहिए या डायरेक्टली बिजनेस शुरू करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कैरियर के स्टार्ट में बगैर सीखे तो आप कुछ नहीं कर सकते, और सीखने की सबसे अच्छी जगह जॉब है। ठीक है, वहाँ पे आप अपना पैसा नहीं खर्च करें, कोई आपको सैलरी दे रहा है सीखने की। ठीक है, आप अपना बिजनेस करेंगे तो आप अपना पैसे दे रहा है सीखने के। हाँ, और आप जॉब ऐसी कंपनी में करें कि जो भले आपको, अगर कोई मल्टीनेशनल हायर करती है, कोई कॉर्पोरेट हायर करती है, वो आपको ऐसा काम देती है जिससे सीखने को ज़्यादा मिल रहा है, तो आप सैलरी को ना देखें। मैं तो जो पहली जॉब की वो KPMG में थी, मुझे 5,000 रुपये महाना जॉब थी मेरी, जब 2005 में, जब 2004 में। आप सोचेंगे मैं फास्ट का ग्रेजुएट, फिर मैंने MS भी किया हुआ, मैं 5,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला, वहाँ पे मुझे सीखने को मिला, तो वो उसकी मदद से मैंने USA में जॉब ले ली। बाद में मुझे $100,000 की भी जॉब मिली, इससे ज़्यादा की भी मिली बाद में। लेकिन आप देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आप कम से कम 3 से 4 साल जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप बिजनेस करना चाहते हैं, 3 से 4 साल अपने कैरियर के शुरू में ज़रूर जॉब करें। और जॉब आप किसी सेठ लाइक स्ट्रक्चर में ना करें, किसी कॉर्पोरेट में करें, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपको ये पता चलता है कि लोगों के साथ एज अ टीम कैसे काम करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए एक टीम काम करती है। मैं जो हूँ वो अकेला काम नहीं करता, आप सारा मुझ पे डाल दें कि ये सारा बिजनेस मैं एक शख्स हूँ 10,000 लोगों में से, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। असल में मैं तो दिन में 3 से 4 घंटे आजकल काम करता हूँ, तो मेरी कंपनी मैं नहीं चलाता, मेरी कंपनी जो है वो मुझसे स्मार्ट लोग वहाँ मौजूद हैं जो चलाते हैं। ठीक है ना, मैं उनको ये नहीं कहता, कोई जैसे हम किसी स्मार्ट बंदे को हायर करते हैं तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, हम उससे पूछते हैं कि क्या करना, ना कि उसको बताएं कि क्या करना।
तो कॉर्पोरेट जो रन करते हैं, जो कॉर्पोरेट में आप सीखते हैं पहले 3-4 साल में कि टीम्स कैसे काम करते हैं, डेलीगेट कैसे करते हैं, लोगों को, एक छोटी टीम को 4 से 5 लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, उनके इमोशनल इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, उनसे काम लेते कैसे हैं, उनको काम देते कैसे हैं, ये जब तक आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम नहीं करेंगे। नहीं तो फिर तो ये पाकिस्तान में ना होने का, क्योंकि पाकिस्तान में तो सारा स्टेट कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर कहाँ पर है? मल्टीनेशनल्स हैं पाकिस्तान में कुछ, मतलब आप ये देखें लोड कितना है, मुल्क का लोड कितना है। तो लोग भी थोड़े ही रह गए ना जिनको जैसी जॉबें चाहिए, सारा तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। जो बच जाते हैं उनको कॉर्पोरेट्स में जॉब मिल जाती हैं। जो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट्स होते हैं उनको मल्टीनेशनल में, कॉर्पोरेट्स में, टॉप 10 एक्सपोर्टर हो गए, टॉप 30 एक्सपोर्टर हो गए, वो सारी कॉर्पोरेट्स हैं। क्योंकि वो जो छोटी जो टॉप 50 से नीचे एक्सपोर्टर्स हैं, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे नहीं कि उनको बिजनेस नहीं मिल रहा, उनसे इतनी बड़ी कंपनी चलाई नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ सेट स्ट्रक्चर है, वहाँ एक बंदा आता है सबको डांटना शुरू कर देता है, इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाते, वो अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसेस हैं जिनका 10 या 20 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू है, जो एक प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप 6 महीने काम करेंगे किसी कंपनी में, वो भले छोटी भी, तो आपको पता चल जाएगा या कॉर्पोरेट कल्चर है या सेट कल्चर है। ठीक है, तो किसी अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर में लोगों से मशवरा करके वहाँ आप जॉब करें, वहाँ आप सीखें कि टीम्स के साथ काम कैसे करना है, आप अपने मैनेजर के साथ कैसे काम करना है, और जब 2-3 साल में मैच्योर हो, आपको टीम का लीड बनाए या मैनेजर बनाए, तो लोगों से काम कैसे लेना है, और एज अ टीम प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, डिलीवर कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, दिन रात काम कैसे करना है, और तरक्की कैसे करनी है उस कैरियर में। वही जर्नी आपको इवेंचुअली जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अगर आपने सीधा ही तालाब में छलांग लगा ली स्विमिंग सीखने के बगैर, तो फिर डूबने के अलावा तो आपका कोई और नहीं है रास्ता। तो आपको पहले तैराकी की ट्रेनिंग लेनी है, वो जॉब है, और उसके बाद आप अच्छे स्विमर बन सकते हैं, तो फिर आप जहाँ चाहें स्विम करें, जहाँ चाहे स्विम करें। अच्छा जी, आपने एक कहा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा, राइट? आज के इस ग्लोबल विलेज में जब आप अपने घर से, आपने कहा आप 4 साल से घर में काम कर रहे हो, ठीक है? मैं 12 साल से 12 साल से, ठीक है, 12 साल से आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बैठे हो या गवादर में बैठे हो या सियालकोट में बैठे हो, तो फीलिंग तो सेम है इंटरनेट के ऊपर। तो क्या आज पाकिस्तान की यूथ को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कॉर्पोरेशंस बिल्ड करने के लिए मुल्क से भागने की जरूरत है? देखिए, पहले तो वो जो वर्क फ्रॉम होम का मैं बता दूं कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि वर्क फ्रॉम होम नहीं करें। ठीक है, अपने कैरियर के पहले 4 से 6 साल आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, फिजिकल स्ट्रक्चर में काम करें, वरना आप अपना कैरियर तबाह कर देंगे। क्योंकि उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रह के आपको पता चलता है कि लोगों के साथ काम करते कैसे हैं। ठीक है, तो वो आप पहले सीख लें। उसके बाद अब जब बहुत तगड़े हो जाएं, पक्के हो जाएं, तो आप भले 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ज़रूर वर्क फ्रॉम होम, अगर आपका दिल है, आपको आसानी, आपको सूट करता है, तो आप करें। मेरे लिए भी अगर मुमकिन होता तो मैं करता, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है और मेरा बिजनेस वहाँ है, तो मैं इस तरह से करता हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी जो सोच है, वो, हमारा ब्रेन छोटा सा ही रहता है। जब तक हम बाहर नहीं जाते हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, हमें गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं या तो हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं या एक बड़े दकियानूसी किस्म के नैरो माइंड के इंसान रह जाते हैं। जब तक हम दुनिया को देख नहीं लेते हमारा दिमाग खुलता नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं, ज़रूर जाएं। आपको जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम इससे बहुत परेशान है, यही कल को हमारी स्ट्रेंथ बनेगी। हमारे अगर 20,000 बच्चे बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम 5 लाख क्रिएट कर सकते हैं 50,000 की जगह, हम उस पर काम करें। वो तो पूरी को अब काम कर रही ना। बच्चे पैदा करने के अंदर हमारी परसेंटेज गुड है माशाल्लाह, लेकिन आप फिर भी ये देखिए ना कि हम लोग बाहर जाने के चक्कर में ऊपर पहुंच जाएंगे ना, ऊपर पहुंच गए, एम्बेसीज के अंदर 1.5 साल का वेट टाइम है। देखिए जबरान भाई, आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल की एप्लीकेशन डाल के आप सुकून से बैठे हैं और अमेरिकन एम्बेसी में आपको 1 सेकंड में रिजेक्शन मिल रहा है बिकॉज आपके पास सॉलिड रीज़न नहीं है, स्वाय आप समझ लीजिए कि मायूसी के और डिप्रेशन के, क्या मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि यहाँ पर आके आपको ये कल्चर सिखाता है, तो क्या ये कल्चर हम लोगों को यूट्यूब से या डिजिटल वर्ल्ड से हम लोग नहीं सीख सकते? नहीं सीख सकते। तो फिर हम लोग, आपका ये मानना है कि कश्ती में बैठे, कश्ती में नहीं बैठे, आपके पास अगर पाकिस्तान में भी जॉब करें, लेकिन अगर आपको कैनेडियन इमिग्रेशन पॉइंट्स में मिलती है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिलती है, यूके या मिडिल ईस्ट में जॉब मिलती है, बिल्कुल करें। क्योंकि
आपको आप अब पाकिस्तान में जो हमारा हमारा कल्चर है, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ जितना क्वालिटी की कमी है और वही लोग हमें बता रहे होते हैं, तो हमें बहुत मिसगाइड किया जाता है। एक बच्चे के दिमाग में दुनिया की एक अलग ही शक्ल होती है। हम समझते हैं कि जी ये गोरे बड़े ख़राब हैं, यहाँ के पता चलता है ये तो बड़े नाइस हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। अगर इनकी जगह हम होते हम तो बड़ा डिस्क्रिमिनेट करते, तो हमें घर बुला रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं, वो मेरे लिए जाके हलाल ग्रोसरी से फूड चिकन लेकर आ रहे हैं कि जी ये आएगा हमारे घर, इसको हम कहीं अपना चिकन ना खिला दें, ये माइंड करेगा। वो हमारे लिए खुद भी खा रहे हैं और हमें भी खिला रहे हैं, ठीक है। और वो स्टिकर भी लगा के रखा हुआ है कि ये देखो ये हलाल ग्रोसरी से तुम्हारे लिए मैं चिकन लाया था, तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम्हें ना हो। मैं सोचूं कि मुझे इतनी शर्म आए कि यार मैं तो ज़िंदगी में किसी के लिए ये ना करूं। मैं किसी क्रिश्चियन को बुला के उसकी क्रिश्चियन वाली दुकान से गोश्त ला के उसको खिला के खुद खा सकता हूँ? हिंदू को अपने साथ टेबल पे बिठा के उसके साथ खाना खा सकता हूं? हाँ, यानी मैंने अगर किसी हिंदू को दावत पे बुलाया हो तो सिर्फ उसके लिए मैं अपना खाना उस दिन का प्योर वेजिटेरियन कर सकता हूँ, उसकी आसानी के लिए कि उसको दुख ना हो। मैं तो कहूँगा मैं तो अपने यही खाऊंगा, तुम्हारे लिए मैंने ये एक डिश बना ली है, ठीक है। तो हम लोग तो शायद उसके सामने हिंदू को घर बुला के उसके सामने बड़े पाए रख दें गाय के। हाँ, तो हमारा अखलाकी मेयार, समाजी मेयार, हमारी जो एथिक्स, सच बोलना। अब यहाँ पे ये बात है कि लोग इतना सच बोलते हैं कि हम बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि यार हम तो अच्छे लोग ही नहीं हैं, हम तो बहुत झूठ बोलते हैं। तो लोग रोने लग जाते हैं कि जब उनको सच बोलना पड़ जाए और वो झूठ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हम तो फटाफट एक सेकंड में झूठ बोल देते हैं। तो हम कहते हैं यार ये लोग 18 साल का बच्चा जो है ना, ये माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, बड़े बुरे लोग हैं। वो 18 साल का बच्चा समझता है कि मेरे बाप की दौलत मेरी नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में खुद कुछ बनना है। वो शाहीन बनना चाहता है, वो गैरतमंद है। वो कहते हैं गैरत और उसकी वो जो अंदर का शाहीन है वो उस घर में नहीं रहने देता। वो 18 साल का लड़का 20 साल तक मैकडॉनल्ड पे नौकरी करता है जबकि उसका बाप बिलियनियर है, समझ रहे हैं। वो अपने बाप से पैसा नहीं ले रहा। जब उसका बाप मर जाता है ना, तब उसकी जायदाद स्प्लिट होती है। उस वक्त तक वो खुद 60 का हो चुका होता है, अपनी जिंदगी गुजार चुका होता है। यानी कि बाप ने अपना जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, वो बहुत सारी औलाद को तो यहाँ नसीब ही नहीं होता। तो वो पहले दिन से समझता है कि मैंने अपना मुस्तकबिल खुद बनाना है। मैं जब खुद छोटा था मैं सोचता था यार अब्बू की फैक्ट्री है, मेरा इसमें इतना हिस्सा तो बनता होगा, ठीक है। हमारी शुरू से ही सोच गलत है, ठीक है। उसके बाद हमने शादी हमारी माँ बाप ने करनी है। यानी कि हमने ना तो हमारे माँ बाप ने हमें शादी करने का फैसला देना, यानी कि आपका जो सबसे बड़ा जिंदगी का राइट है वो आपसे ले लिया, ऊपर से शादी का खर्चा माँ बाप ने करना है। हमें शर्म ही नहीं आती कि हमारी शादी का खर्चा हमारे माँ बाप करेंगे। तो हमें पहले शर्म आए, हमें बेसिक एथिक्स सीखें कि भाई आपने अपनी शादी का खर्चा खुद करना है, और शादी करने से पहले आपको अपने पैरों पे खड़े हो कि आपका अपना घर हो, आपकी एक इनकम हो, तो जाके आप शादी करें। ये बेसिक एथिक्स है जो आप जब तक इस माशरे में रहेंगे नहीं तो आप नहीं सीख सकते। आप मुझे ना, मैं ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ ना, पाकिस्तानी दिमाग है। तो आप ही चाह रहे हैं कि जो हम पाकिस्तान के रहने वाले सेठ हैं, हम जो फैक्ट्री लगाते हैं, अब मेरे 5 बच्चे हैं ना, उस फैक्ट्री की कमाई से मैं 5 घर ना बनाऊं अपने बच्चों के लिए ना, आप ये चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप उसको एजुकेशन दें, आप इसको इस काबिल बनाएं कि वो 5 घर वो खुद बना सके। मेरी फैक्ट्री में क्या फ़ायदा कि मेरे बच्चों के 5 घर ना हो? इलान मस्क जो है वो तो काफिर है, उसका घर वो ना हो, हमारे बच्चों के तो घर होने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मुझे सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए मैं पता है किस चीज़ से डरता हूँ, कि कहीं मेरे पैसे से उनको नुकसान ना हो। और मैं उनको सिर्फ ये चीज़ सिखाता हूँ कि मेरे पैसे में से तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुमने खुद जॉब करनी है, खुद कमाना है। हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल की ट्यूशन पे कर दूंगा, एक दफ़ा तुम ग्रेजुएट होगा, तुम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी कंपनी में भी तुम्हें वो नौकरी दूंगा जिसके तुम काबिल हो। ये नहीं कि कल कंपनी के तुम मालिक बन जाओगे या बन जाओगी अपने बेटे बेटियों को। अगर तुम इस काबिल हो कि कंपनी में तुम चपड़ासी बन सकते हो तो तुम्हें मेरिट पे वही नौकरी मिलेगी। तो हम तो अपने बच्चों को बताते हैं ये तो छोटे छोटे सेठ साहब आ गए, हम उसका शुरू से ही उसका जो सीखने का अमल है उसको रोक देते हैं, ठीक है। उस दिन तो मैं तो छोटा सेठ साहब हूँ, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे स्ट्रगल करना। अगर उस बच्चे के दिमाग में आप ये डालेंगे कि नहीं भाई तुमने खुद ही जॉब करनी है, तुमने पहले मैकडॉनल्ड पे खड़े होकर 8 घंटे की नौकरी करनी है, फिर तुमने अपने कैरियर में तरक्की करते हुए अपना घर बनाना है, तरक्की करनी, तो वो कुछ बनेगा। कल को वो किसी काबिल होगा। कल को अगर आपका बिजनेस बैंकरप्ट भी हो गया तो उसको कोई फिक्र नहीं, उसको पता अगले दिन मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं कामयाब हूँ। तो मैकडॉनल्ड में भी काम कर, हाँ, उसको ना कोई शर्म आएगी ना उसको फिक्र होगी। कितने बड़े सेठ का आदमी जो है उसको ये भी कोई नहीं बोलेगा कितने बड़े सेठ का आदमी तू, तेरे बाप ने तेरा ख्याल नहीं रखा, तुझे मैकडॉनल्ड में लगवा दिया यार, बड़ा जालिम है तेरा बाप तो। अच्छा, अमेज़न के प्राइवेट लेवल के नंबर 1 सेलर,
बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल अमेज़न, बिल्कुल जो जेफ बेजोस का है, वही वाला, राइट? बिल्कुल जेफ बेजोस का जो अमेज़न है, उसके प्राइवेट लेबल के अंदर नंबर 1 हो। जी जी। यार मुश्किलात तो ही होंगी। नहीं, कोई भी एक जर्नी होती है सीखने की। शुरू में हमने भी हिमाकतें की, ऐसी प्रोडक्ट्स लाए जो इतनी नहीं थी, लेकिन एक सीखने का अमल है। लोग कहते हैं अगर आप अपने अपने अंदर 1% रोज़ाना इम्प्रूवमेंट लाएं तो साल में 3.65 टाइम्स आप में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो हम बस हमारा अमल ये था कि हम रोज़ मीटिंग करते थे अपनी मेन टीम के साथ और देखते थे हमने क्या क्या करना है और रोज़ उस पर काम करते थे, रोज़ एक्शन करते थे। ऐसे आप साल हाँ साल करते रहें तो आप में आहिस्ता 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 थोड़ी 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 इम्प्रूवमेंट आती रहती है और वो थोड़ी थोड़ी करके एक वक्त के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वही आपके अंदर जो ग्रोथ है, जो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ है, वो आपको इस लेवल पे ले आती है कि आप ऐसे डिसीजन मेक करने लग जाते हैं कि फिर आप आगे निकल जाते हैं। आपकी इस ओवरऑल जो कामयाबी है, आपकी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ का कोर क्या है? और कोर तो वही है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग, सीखते रहें, हर रोज़ काम करते रहें, सीखते रहें, सुबह उठें। देखिए और ये तो हो सकता है आपका, मैं पूरी का ऑर्गेनाइजेशन की कोर की बात कर रहा हूँ कि आपस में कम्युनिकेशंस हैं आपकी, आपके सिस्टम्स आपने अच्छे बिल्ड किए हैं, आपने ईमानदार लोग रखे हैं। वो क्या है ऐसा कोर जिसने आपको अमेज़न का प्राइवेट लेबलिंग का नंबर वन कंपनी बना दिया, और पाकिस्तान की आप 4 सालों के अंदर 20वीं बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी, टॉप 20 में आपका नाम आ गया, और जब टॉप 1 पे जाने जा रहे हो, प्लान कर रहे हैं आप, राइट? लास्ट ईयर 27 पे तो उम्मीद करेंगे टॉप 22 पे इस साल आ जाएंगे। अभी नंबर्स नहीं आए एक्सपोर्टर के, लेकिन जो हमारी कंपनी में यही है कि हमने लोगों को मेरिट पे रखा और उसको हम मेरिट को इम्प्रूव करते रहे और कंटिन्यूसली जहाँ भी हमें कमज़ोरी लगी हम उस पर काम करते रहे। ये कहाँ से सीखा आपने? ये मुझे तो जितना जो सख्त मेरिट पे आप कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आप उम्र से बड़े इंस्पायर्ड लगते हैं मुझे आप। नहीं, खैर रिलीजियसली तो शायद इतना इंस्पायर नहीं हूँ मैं, लेकिन ये डे वन से ऐसा नहीं था कि मैं मेरिट को इतना समझता था। पिछले 3 सालों में जब हमने इतनी बड़ी, जाहिर है कि हमारी जो यूएस कंपनी थी उसमें तो 300-400 लोग ही काम कर सकते थे ई कॉमर्स में, लेकिन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो जाइंट है, उसमें 10,000 लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे जब हमने इतना बड़ा पंगा लिया और इतनी, पाकिस्तान में आपको पता है कि हर तरह के मसाइल होते हैं, करप्शन से लेके तमाम चीज़ें, लोग जान भी निकाल लेते हैं कि भाई मुझे तो निकाल रहा है, मैं हर तरह का मसला आपको झेलना पड़ता है। जितनी चीज़ें आप मुमकिन तौर पे सोच सकते हैं आप वो समझ लें, क्योंकि ये तकरीबन समझ लें कि 10,000 लोग हैं, पीछे 50,000 उनकी फैमिली मिला के तो कराची की 0.5% पॉपुलेशन बन जाती है, 1/4% पॉपुलेशन बन जाती है। तो आप सोच लें शहर के बराबर वर्क फोर्स है जो उनकी फैमिलीज गिन लें, छोटे शहर के बराबर। तो कि जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो आए, और जब हमने उन प्रॉब्लम्स की जड़ पे जा गए तो पता चला यार ये तो हमने मेरिट का कत्ल किया, ये तो हमने फेवरिज्म किया, यहाँ पे हमने जल्दबाजी में हायरिंग कर ली, यहाँ पे हमने किसी एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दी, उसने अपने मोहल्ले के सारे लड़के हायर कर लिए। तो जब हम प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुँचते रहे कि यार ये प्रॉब्लम हुई क्यों, तो 90% प्रॉब्लम का रूट कॉज ये था कि हायरिंग की गलती थी, हायरिंग में गलती थी। हमें चाहिए था 4 लाख रुपए का बंदा, हमने 1.5 लाख रुपए का बंदा रख दिया। राइट पर्सन फॉर द राइट, हमने पैसे बचाने की कोशिश की। तो जब हमने देखा कि हमारा ये इतना करोड़ों का नुकसान इसमें हो गया, करोड़ों का नुकसान इसमें हो गया, ये क्यों हुआ, तो जिस प्रॉब्लम के पीछे भी जाते तो पीछे निकलता मेरिट के राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं था, राइट उसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, या मेरिट कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। हमने 3-4 इंटरव्यू करके हम थक गए, हमने कहा हमने और इंटरव्यू नहीं करने, हम रुक गए। अगर हम 10-12 और 5-6 और इंटरव्यू कर लेते हमें बेहतर बंदा मिल जाता, वो गलती हमसे ना होती। तो हर चीज़ जो पिछले 3 साल में 4 साल में सीखी तो उसका यही निचोड़ था कि मेरिट का जहाँ जहाँ हमने गलती की वहाँ पे इस जो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है और ये बेस्ड ऑन आपकी, मुझे लग रहा है कि बड़ी प्योर नंबरिंग के ऊपर है, ठीक है, डेटा ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन है, इसके ऊपर कौन काम करता है? आप सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं अपने ज़िंदगी के तजर्बात से। आपकी 10,000 लोगों में से किसी 1-2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने लगाई होगी, वो आप तो नहीं है। नहीं देखें, जैसे मैं अपनी कंपनी में एक पुर्जे की तरह हूँ, जैसे गाड़ी में एक छोटा सा पार्ट हूँ मैं, वो पूरी हमारी गाड़ी अगर पार्ट है, जैसे मैं और अदनान इस बिज़नेस के ओनर हैं, इस यहाँ तक हम जो भी हैं मेरा और उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जाहिर है कि मेरी कंपनी में जो और पोजीशंस पे लोग हैं, हर कोई HR से लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितने मैनेजर्स हैं सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आपने कोई जैसे वो आप कहते हैं बीरबल और वो ऐसा कोई मामला नहीं होता, कोई आपका कोई पर्सनल एडवाइजर नहीं होता जैसे हम होता है कि एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। एक कॉर्पोरेट होती है और एक कॉर्पोरेट में एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और अकेला डिसीजन नहीं मैं मेक करता। जैसे हमारी एक मैनेजमेंट होती है, उसमें 5-6 लोग होते हैं, उसके लिए जिसे आप शूरा कमेटी कह लें या जो भी कह लें, तो हर चीज़ पे जब भी कोई कितनी ऑफन ये आपकी मीटिंग्स होती हैं एक हफ्ते के अंदर? आपका कितना वक्त जो है आपका? मेरा तकरीबन दिन में आधा वक्त जो है वो अपनी टीम से, मैं हर किसी टीम से 2 हफ्ते बाद बात करता हूँ। वो 15-20 लोग हो सकते हैं उस टीम में, कोई हमारी इंटरनल मीटिंग्स हो सकती हैं। तो मैं जितनी मेरी अहम टीम्स हैं मैं उनसे 2 हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करता हूँ कि 2 हफ्ते में एक दफ़ा अपनी टीम से ज़रूर बात करनी है। ये सेठ कल्चर नहीं रहना कि हर साल आएँ उनके साथ आप गपशप लगाएं और फिर अगले साल के लिए आप गायब हो जाएं। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझको ये इसको हम लोग जो अर्ली स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ कह लें आप, अर्ली स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ सिंड्रोम, कि जब आप 5 लोगों से 10 लोगों से आपने जबरान भाई काम स्टार्ट किया ना, वो आपके बड़े क्लोज होते हैं और जब कंपनी यूं फैलती है ना तो ये सिंड्रोम है वो कि वो ही जो अर्ली टीम होती है वो आपकी ग्रोथ के लिए बॉटलनेक बन जाती है। और ये बहुत सारे लोगों को, जैकमा को भी इस सिंड्रोम से निपटना पड़ा। क्या आपकी कंपनी ऐसे किसी सिंड्रोम से गुजरी? जो वेरी अर्ली टीम थी, तो 4-5 लोग थे जिन्होंने मिलकर काम स्टार्ट किया। नहीं, देखिए काम तो मैंने और अदनान ने स्टार्ट किया और आखिर तक रहे। हमारी कंपनी में टोटल 5 लोग थे जब हम 30 मिलियन की सेल कर रहे थे। तो हम तो मतलब हम, क्योंकि हमने एक तो अमेज़न में आपको लोग कम चाहिए होते हैं शुरू में, आप प्रोडक्ट्स काफ़ी देख सकते हैं। दूसरा ये कि जो अदनान है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं भी हूँ, लेकिन वो तो खैर दुनिया के कुछ 2-3 बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में से शायद एक होगा। वो तो वैसा कोई शायद मैंने देखा ही नहीं कभी। तो वो प्रोग्राम्स लिख देता था हर चीज़ के, ऑटोमेट कर देता था हर चीज़ को, जिससे अगर शायद हमारे अगर वो नहीं होते तो हमें 5 की जगह शायद उतने रेवेन्यू पे पहुंचने के लिए 50 लोग चाहिए होते। तो टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से चीज़ें आसान हुई, तो हमें ये नहीं हुआ। लेकिन हमने अपनी टीम कई दफ़ा रीऑर्गेनाइज की शुरू के स्टेजेस में। रीऑर्गेनाइज से क्या मुराद है? कि मतलब जाहिर है कि कुछ लोगों को जाने दिया, कुछ उनकी जगह नए लोग आ गए, कुछ लोग छोड़ के चले गए। देखिए, मैं अर्ली सीनियर टीम की बात कर रहा हूँ। बाज़ का ऐसा होता है कि जो आपकी सीनियर टीम आपके साथ बैठी है, जब कंपनी हाइपर ग्रोथ मॉडल के अंदर होती है और जब आप शुरू में अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनकी सीनियरिटी ज़्यादा होती है, बाद में जो टीम नहीं, लेकिन हमारी टीम में जो सीनियर लोग थे वो मैं और अदनान थे। उसके बाद तो जैसे कोई सेकंड टियर मैनेजमेंट, सेकंड नहीं, वो बहुत ही नीचे के लोग थे। ऑलराइट। वो ऐसे थे कि वो ऐसे थे कि जैसे किसी की 50,000 रुपए तनख्वाह हो, किसी की ऐसे हो। शुरू में 1-2 लोग थे, लेकिन वो कोई कंपैरिजन नहीं था कि जो मेरी और अदनान की कंट्रीब्यूशंस थी। तो ये उम्मीद के ऊपर कंपनीज में होता है, जब सीनियर मैनेजमेंट बैठी है जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो उसके बाद जो काबिल लोग आते हैं कंपनी में उनको फिट नहीं होने देते। नहीं, ऐसा होता भी है कि लोग एक दूसरे का रास्ता रोकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगेन मेरिट बहुत ज़्यादा है और शुरू से ही जो मैं और अदनान है वो हर किसी की बात सुनते हैं। के अंदर जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये कितना मैटर करता है? नहीं मैटर करता, नहीं मैटर। हर किसी की परफॉर्मेंस मैटर करती है। जैसे अब हम एक टीम से वीकली मीटिंग करते हैं तो उसमें वो मैनेजर भी है और उसके नीचे की पूरी टीम भी है। अब हर किसी को बात करने की इजाज़त है। ठीक है। अब अगर उसकी मैनेजर के नीचे टीम में कोई बंदा नीचे का मशवरा दे रहा है कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो हम उसको हर वीक उससे मीटिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं, 5-6 मीटिंग बाद देखा यार ये लड़का बड़ा तेज़ है, तो उसको हम प्रमोट कर देते हैं। तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली प्रमोशन डिमोशन करते रहते हैं। आपको डिमोट भी करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। एक बंदे को आपने मैनेजर बना दिया, अब आप कह रहे नहीं अब आप कल से मैनेजर नहीं हो, वो तो आपको आपकी जान को आ जाएगा। तो आपको डिमोशन भी करने पड़ते हैं, बड़े सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को फायर भी करना पड़ता है। लेकिन इन डिसीजंस को डिले करने से ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आपको जो सख्त फैसले हैं वो टाइमली करने, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम मेकर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है टाइमली। भले आप उनको 6 महीने की सैलरी दे के निकालें, इज्जत से निकालें, तरीके से निकालें, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं। आप बोलें कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपको बहुत अच्छा काम आता है, बदकिस्मती से हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते और हमने फैसला किया कि हम अपनी राहें जुदा करें, या आपकी 3 महीने की सैलरी, इतनी देर में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने यही काम उसकी इंसल्ट करके नहीं बस करना
कि आप बोले कि यार आपने तो मेरे साथ धोखा दे दिया, मेरा इतना नुकसान दे दिया, 2-3 आपने उसको कुछ बोल दिया और आपने उसको बगैर उसके ड्यूज़ क्लियर किए सैलरी रोक के निकाल दिया। तो ये हमारा कल्चर है। अगर यही काम आप रिस्पेक्टफुली करें तो वो बाद में भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, और उनको वक्त के साथ एहसास भी हो जाता है कि क्यों आपको अपनी राहें जुदा करनी पड़ी। तो आप रिस्पेक्टफुली करें। अगर किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही है टीम में, ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है हमने अगर 10 लोगों को निकाला हो तो 2 लोगों को गलत भी निकाला हो, लेकिन ठीक है, वो डिफ़िकल्ट फैसले आपके काम का हिस्सा, आपको जो सही लगता है वो आपको करना चाहिए। लेकिन ये आपको जो भी फैसला है वो टाइम पे करना चाहिए। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये बहुत क्रिटिकल है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अच्छा, अब हायरिंग के अंदर ना कुछ अर्सा पहले मैंने एक टर्म सुनी एक प्रोफेसर एड से। वो कहते हैं हायर स्लोली एंड फायर क्विकली। इसके ऊपर आप कितने मुत्तफिक हैं इस टर्म के साथ? हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है और कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ट्यूमर का काम कर रहे हैं या उसमें कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पे आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं आपको फायर करना चाहता हूँ। आखिरी दिन तक आप कहेंगे आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो तो जिस दिन आपको फैसला करना है आप फिर वो फैसला कर लो, क्योंकि जिस दिन आप उसको ये कह दोगे कि आप उससे अपनी बेजारी का इजहार कर लोगे, उस दिन से वो एक नेगेटिव काम करना शुरू कर देगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। लेकिन आप आखिरी दिन तक कोशिश करते हो कि यार मैं इसको टर्न अराउंड कर दूं, हो सकता है मैं इसको एनकरेज कर लूं, हो सकता है ये प्रोडक्टिव हो जाए। तो आप आखिरी दिन तक उस पर मेहनत करते हो कि मैं पॉजिटिव तरीके से इसको प्रमोशन दे के, इन्फ्लुएंस दे के, कोई ये बता के कि भाई तुम्हारी सेल ज़्यादा होगी तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, तुम ज़्यादा काम करो मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। तो आप अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिव जिस दिन आपने उसको वो काम आपको लगे कि अब पानी सर से गुजर गया तो आप उसको कर लो। और हायरिंग स्लोरी का यही मतलब है कि आपने पहले इंटरव्यू पे बंदे को नहीं हायर करना, आपने इंटरव्यू के लिए शदीद स्ट्रगल करनी है। हमने अपनी कंपनी में एक जीएम को हायर करने के लिए 7 महीने लगाया। मेरा ख्याल है कि हमने को 40 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया, क्योंकि एक सीनियर लेवल पोजीशन थी और क्योंकि वो पोजीशन अहमियत की हामिल थी, और उसमें बहुत माइनर चीज़ों पे भी हमने बाज़ लोगों को हायर नहीं किया जो प्रोफाइल बड़ी अच्छी थी। तो यही है कि जितनी कंपनी में इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होगी तो उतनी ही आपको उस पर मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और हर दफ़ा सही डिसीजन नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन वो 80% अच्छी हायरिंग वर्सेस 90% अच्छी हायरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, आप तो बार बार मेरिट हायरिंग डिसिप्लिन एसओपी सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से जब भी किसी से बात करें वो कहता है मेरे नसीब ही नहीं थे, किस्मत अल्लाह को जो मंजूर होगा। आपका क्या कहना है? मैं बिजनेस में जो है ना इन चीज़ों को साइड पे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि भाई आप जो है ना आप अपनी मेहनत पे करें, क्योंकि जो आपके हाथ में है आप उस पर बात कर सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं है उसका ना अफसोस करने का जिक्र है ना उसका जिक्र करने की ज़रूरत है। तो अगेन इस तरह की जो सोच होती है वो आपको काम करने से रोकती है। अगर आपको कोई बता दे कि आपकी किस्मत ही ख़राब है तो आप कल मेहनत करना ही छोड़ देंगे। तो आप अपनी कोशिश करते रहें, ठीक है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते रहें, आप आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे वो एक वाक़या याद आता है कि हैदर जो मैसूर के एक आम सिपाही थे, तो एक जंगल में जाते हुए उनकी एक पादरी से मुलाकात होती है। तो पादरी उनका हाथ देखता है और कहता है तेरा बड़ा शानदार हाथ है हैदर, अगर ये तेरी लाइन यहाँ से यहाँ मिल जाती तो तू जो है ना मैसूर का बादशाह बन जाता। उन्होंने खंजर निकाला और उसी वक्त अपने हाथ पे वो लकीर बना ली। तो वो पाद जो था वो जो भी मंत्री था वो भी परेशान रह गया, और फिर वक्त ने देखा कि वो मैसूर के बादशाह बने। आखिरी सवाल, धीरू भाई अंबानी इंडिया की किस्मत बदल दी, ठीक है। और उसी धीरू भाई अंबानी जब ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, गुजरात के सीएम बनते हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी। गुजरात का इंडिया की टोटल जीडीपी के अंदर हिस्सा जो है 2.3% है, ठीक है। और वो 2 दफ़ा सीएम बनते हैं और 2 टर्म्स के अंदर वो गुजरात का हिस्सा जो उठा के 23% पे ले जाते हैं। और वो जब धीरू भाई अंबानी की फैमिली को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर अब कार मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका प्लांट लगाओ, कार मैन्युफैक्चरिंग गुजरांवाला में करो, और वो थोड़ी सी सपोर्ट के बाद
डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन सब कुछ क्लियर होने के बाद वो एक शख्स जो है, वो एक फैमिली जो है इंडिया की किस्मत बदल देती है। क्या जबरान नियाज़ का ऐसा कोई प्रोग्राम है कि आपको आज पाकिस्तान से, ठीक है, जो धीरू भाई की फैमिली है, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, जिनको कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी, अगर आज आपको पाकिस्तान से किसी प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती है कि जबरान नियाज़ पाकिस्तान नीड्स यू, तो आपका क्या नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं कोई किस्मत बदल सकता हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर बेशुमार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मुझसे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं जितना कर सकता हूँ, जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मुझे इल्म है, मैं उसको इस्तेमाल करता रहूँगा। और मेरा पैशन है, जैसे मैंने पैलेट्स का एक प्रोजेक्ट बताया, मेरा ऑटो इंडस्ट्री में, मेरा एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, मेरा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में पैशन है। तो इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी, और इसको मेरा ख्याल है कि यहाँ से जितना हो गया 10 गुना ग्रो करने पे काम करता हूँ। मैं मादरत के साथ आपसे अर्ज करना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर आईटी मिनिस्टर वो बनते हैं जिनका फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप नहीं चल रहा होता। जी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर आईटी मिनिस्टर एक वकील को बना दिया जाता है जिसका आईटी से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के अंदर सनत और एक्सपोर्ट का मिनिस्टर उसको बना दिया जाता है जिसकी पिछली 7 नस्लों ने कभी सनत से और एक्सपोर्ट से जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, जो एक जागीरदार रहा। जी जी। तो मुझे आप ये बताइए कि आप जैसा बंदा जो आप समझ लीजिए कि मल्टी कल्चरल और मल्टी रीजनल कंपनीज को मैनेज कर रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं हमारी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज के ऊपर आना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स और बिजनेस तो अलग चीज़ है। अगर आप यूएसए की भी बात करेंगे तो यूएसए के प्रेसिडेंट 80 साल से बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक है, वो इतने बड़े कंट्री को कैसे चला सकते हैं? ठीक है, आप यहाँ यूएसए में भी अगर देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी डिफरेंट है, और जो बहुत सारे लोग पावरफुल पोजीशंस पे हैं वो डिफरेंट है। हमने इन चीज़ों को अपने जहन पे सवार कर लिया है, ठीक है। असल में काम उस सेक्रेटरी ने करना है जो आईटी मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है। अगर वो आईटी मिनिस्टर कोई पॉलिटिकल आदमी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आंखें बंद करें, आप आईटी मिनिस्ट्री जाएं, और वो जो सेक्रेटरी है जो साल साल से बैठा है वो आपका काम कर देगा। हमने इन तमाम ख्यालात को सोच सोच के अपना हाल बेहाल किया हुआ है, ठीक है। तो हम जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते उनके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम उन चीज़ों के बारे में परेशान, और ये प्रॉब्लम सारी दुनिया में है, क्योंकि हम दुनिया से ज़्यादा पीछे हैं थोड़ा सा, तो हमारे यहाँ थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन करप्शन के भी, और ये मिनिस्ट्रीज़ में भी, और इनकॉम्पिटेंस की भी प्रॉब्लम इंडिया, बांग्लादेश, इवन चाइना में भी हमसे बहुत ज़्यादा है। शायद हमसे ज़्यादा ना हो लेकिन बड़े कंपेरेबल हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो पाकिस्तान में लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और लोगों को इस तरह के ख्यालात से निकल के सिर्फ एक्शन की ज़रूरत है, कि अमल की ज़रूरत है। बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अब मुझे एक और सवाल जो है, इसको मैं आप आखिरी बोलूँगा क्योंकि मैं आपसे सीख रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके वक्त का भी अंदाज़ा है। मेरा ये ख्याल है कि अगर अली बाबा ना होता तो शायद चाइना ना होता, क्योंकि अली बाबा ने चाइना की इंडस्ट्री को कीवर्ड बेस्ड एक्सेसिबल कर दिया। कहाँ पर, किस शहर में कौन सी फैक्ट्री क्या बना रही है पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग किसी मैन्युफैक्चरर को ढूंढना शुरू करें तो हमारे लिए ट्रेडर तक पहुंचना तो आसान है, मैन्युफैक्चरर तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चर है ही नहीं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर है ही नहीं। हम स्नीकर से लेके, अपने टूथब्रश से लेके, हम अपने सुई से लेके, अपनी इलेक्ट्रॉनिक से लेके, इलेक्ट्रिकल से लेके, कंप्यूटर से लेके, आम ज़िंदगी की 80 से 90% चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम कोई भी चीज़ नहीं बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। अली बाबा इसलिए कामयाब है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और दुनिया में वही मुल्क कामयाब हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ उसके बाद लगती हैं, तरक्की करती हैं, जो जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या ऑटो इंडस्ट्री हो। सबसे पहले फंडामेंटली जब तक आपके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग आम नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, और वो हम लोग नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बहुत सारी, हम, आपको पता है कि आयरन ओर निकालते हैं और उसको कंटेनरों में भर के चाइना भेज देते हैं, फिर वो आयरन ओर से स्टील बना के वापस हमें एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि हम वो फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते जो आयरन ओर से स्टील बनाए, ठीक है, और हमारी स्टील मिलें बंद पड़ी। तो हमारे पास फैक्ट्रियां लगाने की बहुत स्केल
एंटरप्राइजेस की, कॉरपोरेशंस की आप बात कर रहे हैं ना, मैं सियालकोट से हूँ। मुझे ये मालूम है कि सियालकोट के अंदर जबरान भाई 5,000 से ज़ायद मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन अगर उन 5,000 छोटे मैन्युफैक्चरर्स की जगह अगर एक बड़ा मैन्युफैक्चर होता ना चाइना के साइज़ का, तो हमें 5,000 छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल को समझने की ज़रूरत है। ठीक है कि जो चाइना का बड़ा एक्सपोर्टर है उसकी सिंगल की एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि पूरे आपका जो हम सियालकोट का सर्जिकल में जिक्र करते हैं 100-200 मिलियन की बात हम कर रहे हैं, कुछ 100 मिलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस की ज़रूरत है पाकिस्तान में। उनको अगर हम यानी कि हमें 4 से 5 एक अंबानी खड़ा कर दें तो वो पाकिस्तान का कर्जा पूरा कर दे। तो हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तान में लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में भी देख लें तो जो पूरे दुनिया में एप्पल अमेरिका को चला रहा है, ठीक है, इसी तरह 5-10 बड़ी टाटा और दूसरी कंपनीज इंडिया को चला रही हैं। तो पाकिस्तान में हम 4 से 5 बड़ी लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस कैसे बना सकते हैं, और वो छोटी एंटरप्राइजेस पर खुद ब खुद बन जाएंगी उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस पाकिस्तान में जो लार्ज कॉरपोरेशंस थी 22, उनको तो हम लोगों ने चोर कह के, तो हम लोगों ने उन सब लोगों को तबाह कर दिया। हमें माजी से निकलना पड़ेगा। हम आज की बात करें, मैं अभी अपने घर जाऊँ ना तो 10 साल पहले हमारे मोहल्ले में कोई 2-3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी, आज हर घर के आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक है, 20 साल पहले हमारी क्लास में किसी के पास मोबाइल नहीं था, आज आप 10वीं क्लास जाए तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है स्कूल में। ठीक है, तो हम माजी से निकले, हम ये जो 1947 में फंसे हुए ना, हम इसमें निकले। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारे पास 500 बिलियन की माइंस पड़ी हैं, हम 20-25 बिलियन एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर से कमा सकते हैं। हमारे पास 5-10 टेंस ऑफ $बिलियन मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में मल्टी $बिलियन कंपनियां बनानी है। हमारी आज पाकिस्तान की प्योर पाकिस्तान की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई नहीं है। जैसे टाटा इंडिया में गाड़ी बनाती है, हमारी होंडा पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। हमें तो चाहिए कि कोई एक पाकिस्तानी कंपनी जो है वो गाड़ी बनाए, जो पाकिस्तानी पार्ट्स इस्तेमाल करे, वो डैशबोर्ड चाइना से ना लेकर आए, क्योंकि हम तो उनको सिर्फ जोड़ रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान में 10 बड़ी लार्ज एंटरप्राइज बनानी है जो 10-10 $बिलियन की हो, और वो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमें ये जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करना है, और पाकिस्तान में कोई बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान की 10 या 20 बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट्स तो जाके देखें कितने। आपने कभी देखा कि पाकिस्तान की 20 बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट्स कितने? वो जितना चाहे शोर मचाएं, आप उनका देखें कि उनके इतने प्रॉफिट्स हैं कि यूएसए कंपनीज इतना प्रॉफिट नहीं दिखाती जितना वो दिखाती है। तो पाकिस्तान में लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस का ज़बरदस्त फ्यूचर है, और उसमें लोगों को मिल के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनके स्टॉक्स बाय करने चाहिए, ताकि वो इतनी बड़ी कंपनियां बन जाए कि उनमें इन्वेस्टमेंट आ जाए, वही अंबानी जितनी बड़ी कंपनी बन जाए। हमारे यहाँ जैसे यूनुस ब्रदर्स है, या हमारे पास स्टाइल की कंपनी है, या हमारे पास निशात वाली कंपनी, ये हमें इनको पब्लिक एनिमी नहीं दिखाना चाहिए। यही कंपनियां ये हमारे हीरोज हैं। एक एक कंपनी में 30-30 हज़ार बंदा काम कर रहा है, और वो 30-30 हज़ार बंदे के पीछे जो है वो 1.5 लाख फैमिली मेंबर्स हैं, और वो 1.5 लाख डायरेक्ट है और 1.5 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज है। 3 लाख का तो पूरा शहर बन जाता है। एक एक कंपनी एक एक शहर जितनी जॉब्स क्रिएट कर रही है, और हम उनको माफिया कहते हैं। तो हमें ऐसी बातें करने, हमें अपने मीडिया का भी जो है उसको भी किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा जी, कोई एक नसीहत पाकिस्तान की यूथ को? रीडिंग, किताबें पढ़ना शुरू करें, रीडिंग पे फोकस करें, अपना कॉम्प्रीहेंशन बढ़ाएं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, और अपने पेरेंट्स के पैसे को अपना पैसा नहीं समझे, अपना फ्यूचर खुद बनाएं। जब आप इस काबिल हों कि आपके फादर की होंगी 10 फैक्ट्रियां, लेकिन आप जब बड़े हों तो आप इस काबिल हों कि आप अपनी 10 फैक्ट्रियां बना सकें, क्योंकि वो आपके फादर की हैं। तो खुद मेहनत करें, अपना मुस्तकबिल खुद बनाएं, और इंडिपेंडेंट हों। और झूठ जब बोलते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, बस वो तो और मुझे ये बताइए, जबरान न्यास जी, यूटोपिया जी, अगले 5 सालों में क्या करना चाह रहे हैं, क्या गोल्स हैं? हमारा गोल तो ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना चाहते हैं, और पाकिस्तान में हम अभी हमारे पास 10,000 लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि 1 लाख जॉब्स क्रिएट हो, और पाकिस्तान में हम $1 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट करें। $1 बिलियन। तो जनाब, ये थे एक इकबाल के शाहीन, ठीक है, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, ठीक है। ये वो कहते हैं, कोशिश करते रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कम्युनिकेट करते रहो। यही वो रास्ता है जिससे कौमों की, मुल्कों की,
कंपनीज की तकदीर बदलती है। और जनाब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये वो बंदा है जिसके मैं घर में आया और जिसके घर से ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कंपनी जो है पाकिस्तान की ये बंदा जो है ये अमेज़ॉन का प्राइवेट लेबलिंग का सबसे बड़ा कंपनी जो है इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, खुद भी सादा, घर भी सादा, और ये वही मिसाल मुझे मिलती है कि कोई शख्स मदीने में आता है और ढूंढ रहा होता है कि कहाँ है मुसलमानों का खलीफा, कहाँ है मुसलमानों का खलीफा। और मुसलमानों का जो खलीफा है वो एक चटाई के ऊपर, एक ईंट के ऊपर सर रख के लेटे पड़े होते हैं। तो जनाब हमें ऐसे हम्बल एंटरप्रेन्योर्स चाहिए हैं जो हम्बल रहते हुए मुल्क को, कौम की तकदीर बदल सके। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।